नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। मैंने जो रेलवे एनटीपीसी वाले बच्चों से प्रॉमिस किया था कि एग्जाम से पहले मैं आपको गणित के सभी बेस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा के रहूंगा, 10 एग्जाम पेपर कराऊंगा और आज ये हमारा वादा पूरा होता है। आज हम एग्जाम पेपर 10 के टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आखिरी मॉक, आखिरी दाव, आखिरी प्रहार, हमारी तरफ से प्रॉमिस पूरा हुआ। क्या आप लोगों ने 10 के 10 मॉक टेस्ट लगाए हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इनका मतलब समझ रहे हैं? बेस्ट 300 सवाल, ये वही रेलवे के सबसे क्रीम और बार बार आने वाले सवाल हैं जिनको रेलवे पूछना बंद नहीं करेगा। मतलब रेलवे का पेपर इनके बिना बन ही नहीं सकता। तो आपको ये सारे एग्जाम पेपर लगाने मेरे प्यारे दोस्तों। ये एग्जाम पेपर जो मैंने कराए हैं, यूट्यूब पे इस तरह का मटेरियल कहीं दूसरा अवेलेबल नहीं है। ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और 12th लेवल दोनों के ही बच्चों के लिए काम के हैं। ठीक है बच्चे, अब हम इन सभी को मर्ज करवा के एक सिंगल वीडियो भी अपलोड कर देंगे आपके रिवीजन के लिए और इसकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने तो अपनी तरफ से वादा पूरा कर दिया। अब आपकी मेहनत की बारी है और मेरी तरफ से जिन बच्चों का पेपर होने वाला है उनको बेस्ट ऑफ लक। और मैं गणित सब्जेक्ट में तो श्योर हूं कि जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर, उससे इतर कोई सवाल बन नहीं सकता है ना, क्योंकि टीसीएससी पेपर बनाएगा और यही सब चीज दोबारा से पूछी जाएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पे, तो इस साल रेलवे ने 2 पेपर कराए हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 का, इसके बेस्ट 360 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। रेलवे सेक्शनल कंट्रोलर का मेरे प्यारे, उसके भी बेस्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। और अभी लेटेस्ट पेपर हुआ है रेलवे जेई का, जेई के भी बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी। यानी कि आप एनटीपीसी वाले बच्चे बिल्कुल ये ना देखें कि यार ये तो रेलवे के बाकी है पेपर है, मैं इनके बेस्ट सवाल क्यों करूं। आपको ये करके ही जाना है पेपर में, क्योंकि इन एग्जाम का नाम अलग है। गणित और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि इनका बस कोई भी रेलवे का पेपर हो, सब में सेम सवाल आते हैं, सेम लेवल के, सेम स्टैंडर्ड के। ठीक है ना, तो आपको करके ही जाना है। और उसके साथ साथ प्यारे भाई की एप्लीकेशन पे हमने आपको प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री में दे रखे हैं। आप जाइए हमारी टेस्ट की एप्लीकेशन, सबसे पहले तो फोन में डाउनलोड कर लो। ये रहे प्रीवियस ईयर के। भाई 47 शिफ्ट कोई मजाक है क्या? है लगाओगे 2 महीने लगेंगे 47 शिफ्ट लगाने में, डेली अगर करोगे एक एक भी सॉल्व है बच्चों। तो आप ये लगाइए, फ्री में मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। मतलब आज से कुछ साल पहले तो ये चीज बच्चों को देखने तक को नसीब नहीं होती थी, हैं? और हमने आपको फ्री में दे रखा है आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। फिर भी आप उसका इस्तेमाल ना करो तो आपसे बड़ा गधा थोड़ा ना कोई। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। आज का लेवल बढ़िया है, आपको करके मजा आएगा, है ना। और इस टेस्ट में आपके 24 या उससे ज्यादा सवाल ठीक होने ही चाहिए, कम से भी कम। ठीक है बच्चों, बढ़िया लेवल है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार। शुरू करें, कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ एक एक सवाल बनाइएगा। आइए सवाल नंबर 1। मैं हर सवाल का सोर्स भी मेंशन करता हूं कि रेलवे के किस पेपर का है। ठीक है जी, करिए। अन्वेषा 2 हैंडबैग बेचती है जिसमें एक हैंडबैग पर 18% प्रॉफिट होता है, दूसरे हैंडबैग पर 18% लॉस होता है। ठीक है जी, यदि प्रत्येक हैंडबैग का सेलिंग प्राइस 450 रुपए है। अनीशा ने 2 हैंडबैग बेचे हैं, दोनों हैंडबैगों का सेलिंग प्राइस कितना है? 450 रुपए। इसका मतलब यह है कि दोनों ही हैंडबैग को सेम सेलिंग प्राइस पर बेचा गया है, समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया है ना। ठीक है, प्रत्येक हैंडबैग का सेलिंग प्राइस सेम है 450। तो आपसे पूछा ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज क्या होगा, कि डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। 2 हैंडबैग बेचे समान सेलिंग प्राइस पर, एक पे 18% प्रॉफिट है, दूसरे पे 18% लॉस है, तो ओवरऑल हमेशा आपको लॉस ही होगा, है कि नहीं? कितना लॉस होगा? 18 स्क्वायर बटे 100%, यानी कि 324 बटे 100 आ गया। 3.24% का आपको ओवरऑल क्या होगा? हमेशा लॉस। अगर 2 वस्तु सेम सेलिंग प्राइस पर बेची जाती है, एक पे X% प्रॉफिट, दूसरे पे X% लॉस हो रहा है, तो दोनों वस्तुओं पे कुल मिलाकर हमेशा x स्क्वायर बटे 100% लॉस होगा। यह सीधा कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस का। सवाल नंबर 2 बताइए, रेलवे सेक्शनल कंट्रोलर का मीठा सा सवाल है सचिन। एक बेलनाकार पाइप का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया 565.2 मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम है 1695.6 मीटर क्यूब।
ठीक है, आपसे पूछा है पाइप का टोटल सरफेस एरिया बताओ, इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या है? पाई बराबर 3.14 लेना है, 22/7 लेना, 22/7 नहीं लेना। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 11 का मल्टीपल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पाई का मान क्या लेना है, 3.14। ठीक है जी, अब बताइए भाई, यहां से जैसे आपको बेलन का क्या दिया, कर्व सरफेस एरिया और दिया है वॉल्यूम। मैंने जानबूझ के सवाल डाला, मैं आपको लॉजिक सिखाना चाहता हूं। बहुत से बच्चे बेलन की रेडियस, हाइट सब पता करेंगे, फिर दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे ही करेंगे ना सचिन। किसी भी सिलेंडर के या बेलन के वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में डायरेक्ट रिलेशन होता है, वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, है ना। बेलन का आयतन बराबर 1/2 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल गुणा रेडियस, से डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो। यहां पे बेलन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सचिन, 1695.6 बराबर कर्व सरफेस एरिया कितना है, कर्व सरफेस एरिया 565.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है इंटू आर। तो क्या आप यहां से सॉल्व करके इजीली रेडियस नहीं निकाल सकते बच्चे? आसान हो गया ना, बताओ। 500 तिया 1565 195 और 0.2 का 0.6, यानी कि पूरा पूरा 3 बार कट गए, तो दिखने से ही लग रहा है। तो 2 तिया 6, यहां से रेडियस कितनी आ गई, 6 रेडियस आ गई है, हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं, यहीं से काम हो जाएगा। आप बताओ, आपसे क्या पूछा है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, बहुत मस्त क्वेश्चन है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सचिन, अगर मैं सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में 2 सर्कल का एरिया जोड़ दूं, टॉप वाले सर्कल और बॉटम वाले सर्कल, है ना, 2 सर्कुलर बेसिस का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं, तो क्या टोटल सरफेस एरिया नहीं आएगा? आप बताओ, ये सिलेंडर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया, ये नीचे वाला सर्कल, ये ऊपर वाला सर्कल, इनको जोड़ दो, बताओ खत्म। तो यहां पे सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया तो मुझे ऑलरेडी दिया ही हुआ है, 565.2। मुझे क्या करना है, केवल 2 सर्कल का एरिया जोड़ना है, तो +2 सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 आर स्क्वायर। रेडियस कितनी आई है भाई, 6, तो 6 का वर्ग 36। ये कैलकुलेशन है जो मुझे करनी है, ठीक है, आपका आंसर आ गया है। देखो, इस सवाल के आंसर एग्जैक्ट हैं, अप्रोक्स में तो है नहीं। रेलवे के एग्जाम की खास बात है कि अगर किसी सवाल का आंसर अप्रोक्स है तो लिख के बताता है कि करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। यहां पे कहीं नहीं लिखा ये एग्जैक्ट आंसर है, और वैसे भी आंसर डेसिमल के 2 डिजिट तक आएगा। देखो, यहां तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, या 0.20 कर लेते हैं, है ना। यहां डेसिमल के बाद क्या आएगा, 2 डिजिट आएंगे, 0.14 है, तो 2 चौक 8, 8 छिंग 48, 8, यानी कि यहां पे आएगा 8, और यहां पे है ये 0, यानी कि डेसिमल के बाद जो लास्ट डिजिट होगा वो 8 होगा। क्या आंसर है, 791.28 मीटर स्क्वायर, ये आंसर, और कुछ हो ही नहीं सकता, है कि नहीं, क्योंकि डेसिमल के बाद यहां पे 2 डिजिट है, यहां तो 0 हो जाएगा, है ना बच्चे, और यहां क्या आएगा आपका 8, तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, खत्म। बाकी आप यहां पे डिजिटल सम या मल्टीपल वगैरह चेक कर सकते हैं, है ना। बेस्ट सवाल, बेस्ट मेथड, कम से कम मेहनत में आंसर निकालने की सोचो। आगे चलेंगे, तीसरा सवाल, ए शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द परचेज ऑफ 10 किलो राइस। एक दुकानदार 10 किलो चावल की खरीद पर 25% छूट देता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस इज 65 रुपए पर केजी एंड मार्क्ड प्राइस इज 80 रुपए पर केजी। ठीक है, द वेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज फॉल्टी। दुकानदार की वजन नापने की मशीन खराब है। इट शोज वेट ऑफ 1 किलोग्राम व्हेन द एक्चुअल वेट इज 800 ग्राम। 800 ग्राम रखोगे वजन, क्या दिखाएगी मशीन, 1 किलो। दुकानदार का प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बेईमान दुकानदार का सवाल है, सक्सेसिव। देखो, मैं ये सवाल बार बार कराता हूं कि यही आता है सबसे ज्यादा पेपर में। तो एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, लागत मूल्य 65 रुपए पर केजी, एमआरपी कितना लगाया उसने, 80 रुपए पर केजी, यानी कि दुकानदार 65 रुपए के लागत मूल्य का सामान का एमआरपी 80 रुपए पर केजी लगा रहा है, लेकिन मार्क प्राइस पे नहीं बेच रहा। क्या कर रहा है वो, 25% डिस्काउंट दे रहा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। 1/4 मतलब अल्टीमेटली 4 का सामान कितने में बेचेगा, 3 में। ये हो गया। वजन में भी बेईमानी करता। अगर कोई कस्टमर जो है 1 किलो सामान 1000 ग्राम मांगता है तो 1000 ग्राम देगा ही नहीं। मशीन पे तोल के 1000 ग्राम दिखा देगा, लेकिन एक्चुअल वजन कितना होगा, 800 ग्राम। ठीक बच्चों, 800 ग्राम तोलेगा, पैसा ले लेगा 1000 ग्राम का।
ठीक है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा दुकानदार का वो क्या होगा, इन तीनों का सक्सेसिव, यानी कि सीधी सीधी गुणा। सीधी सीधी गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 80 60 तो चला गया 10 बार, है कि नहीं। अब बताओ, ये जीरो से आपका ये जीरो भी चला गया, और फिर आपका क्या है जी, है भाई 5 से 65 13 बार, और 5 से 100 20 बार, और 4 से आपका 20 कट गया जी 5 बार, तो आ गया 13 रेशियो, गुणा करेंगे यहां पे 3 पंजे 15, अल्टीमेटली 13 का सामान 15 में बिका, दुकानदार को 2 का प्रॉफिट हुआ 13 पर, ठीक है जी। और परसेंटेज में कितना, गुणा 100%, तो 200 बटे 13 आएगा 15% से हल्का सा ज्यादा है, ऑप्शन नंबर सी, 15% से हल्का सा ज्यादा है, बात खत्म है ना। तो ये सब सवाल आपको करने, आगे चले चौथा सवाल, पिछले साल के एनटीपीसी का है जी, बनाइए। दो पॉजिटिव संख्याओं के बीच का डिफरेंस है 2880। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं तो भागफल 6 आता है और शेषफल आता है 120। तो इन ये जो संख्याएं हैं, इन दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ कितना है। बहुत गजब, ये एक सवाल नहीं है, दो सवालों को मिला के एक सवाल बनाया गया है। पहले तो आपको पहली दो लाइन से एक बड़ी संख्या खोजनी है, ठीक है बच्चों, फिर बड़ी संख्या और 3916 का क्या निकालना है, एचसीएफ, है ना बच्चों। इस तरह के ढेरों सवाल पिछले साल आए थे। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं पहले आपको ऑप्शन टेक्निक बताता हूं, पहले भी करवाए मैंने सवाल, कि बड़ी संख्या कुछ भी आए और 3916 का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको भी काटे और 3916 को भी काटे। तो आंसर जो भी आएगा, क्या वो 3916 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, एचसीएफ ही तो निकालना है इनका, बोलो। हम इनका एचसीएफ निकालने, तो जो भी आएगा 3916 का फैक्टर बच्चा आएगा। 3916 का बच्चा देखो क्या क्या है, 45 नहीं पॉसिबल, 45 में 5 आ रहा है, 44, 44 मतलब 4 गुणा 11, ये नंबर 4 से कटता है, 11 से कट रहा है क्या, 3 और 1 4 और 15, 15 4 का डिफरेंस 11, हाँ जी। ये नंबर 11 से भी कट रहा है और 4 से भी, यानी कि 44 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। 42, 42 का मतलब 7 छिंग 42, के नंबर 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, 4 1 4, नहीं 7 से नहीं कट रहा, खत्म। 48, 48 का मतलब 6 48, ये नंबर 6 से ही नहीं कट रहा प्यारे दोस्तों, 6 से नहीं कट रहा, 6 3 9 और 9 हट गया, एक डिजिटल सम आ गया, यानी कि जब ये नंबर 6 से नहीं कट रहा तो ना 42 से कटेगा ना 48 से कटेगा, ठीक है बच्चों। तो यानी कि क्या आंसर हो सकता है, केवल बिना सॉल्व करे आंसर आ गया, है कि नहीं सचिन, गजब तरीका है ना। लेकिन उसके लिए आपको बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कि मान लो जैसे दो पॉजिटिव नंबर हैं ए और बी, है सचिन, ए और बी, जिसमें ए बड़ा है बी से, तो सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है संख्याओं के बीच का डिफरेंस, यानी कि ए माइनस बी कितना है, 2880। क्वेश्चन के अनुसार जब बड़ी संख्या ए को छोटी संख्या बी से भाग देते हैं, तो भाग देने पर भागफल क्या आता है 6 और शेषफल क्या आता है 120। तो यहां से ये जो बड़ी संख्या है ए, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, है ना, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, 6 गुणा बी प्लस 120, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक बच्चों, अब बताइए, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन यहीं से सॉल्व करना है। तो ये ए का जो मान आया है 6b प्लस 120 से उठा के यहां रख दो। अगर ए का मान मैं यहां रखूंगा उठा के 6b प्लस 120, ये ना ए की जगह, और माइनस का बी, एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, बराबर 2880। तो अपन ये कह सकते हैं कि 6b माइनस बी 5b बराबर क्या आ गया, 120 उधर चला जाएगा 2760। अब बताओ बच्चों बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25, 552। बी का मान 552 आ गया, कोई दिक्कत है, आप बोलोगे हाँ सर ये बी का मान आया है, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, बड़ी संख्या ए। अब बी का मान 552, चाहे आप इधर रख लो चाहे इधर रख लो, दोनों से ही काम हो जाएगा। क्लियर है, जैसे मैं बी का मान 552 यहां रख लेता हूं, कोई दिक्कत है भाई। 552 का 6 गुना क्या आएगा, 3312, बोलो 550 का 6 गुना 3300, 6 दूनी 12, 3312 प्लस 120।
तो हम ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या की वैल्यू आ गई भैया यहां से 3432, 3432। कोई दिक्कत? तो आपने सॉल्व करके पहले बड़ी संख्या निकाली। अब अगला सवाल, दो सवाल है ना इस क्वेश्चन में, 3432 और 3916 का क्या निकालना है आपको? एचसीएफ। ठीक है, इनका एचसीएफ, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो आपको संख्याओं का क्या लेना है? डिफरेंस। क्योंकि एचसीएफ या तो डिफरेंस होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। तो जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो 6 में से 2 गया 4, भाई ये बड़ी संख्या है ना, इसमें से घटाएंगे 6 ये कितना बचेगा? 11 में से 3 8, और ये प्यारे बच्चों ये 38 होगा ना, 38 माइनस 34 कितना हो गया जी? यहां पे 4, 484। यानी कि एचसीएफ या तो 484 होगा या 484 का फैक्टर। अब देखो मेरे पास ऑप्शन है तो मैं जो है चेक तो करूंगा नहीं। 484 का फैक्टर 45 नहीं है, 42 नहीं, क्योंकि 484 क्या होता है? 22 का वर्ग। 48 नहीं है, 22 दूनी 44, यही आंसर हो सकता है इनका। एचसीएफ खत्म। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? इसका एक फैक्टर क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। यह है 44 इंटू 11, 44 से दोनों नंबर कट रहे हैं। लेकिन क्या आपको इतना बड़ा सॉल्यूशन करने की जरूरत है पेपर में? मैंने जो आपको निंजा टेक्निक बताई वही करना है, इतना सब कुछ आपको पेपर में नहीं करना। आना चाहिए पर करना नहीं है। पांचवा सवाल, जिशान 364 किलोमीटर पर आवर की जर्नी 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से, अगले 441 किलोमीटर की जर्नी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और उससे अगले 648 किलोमीटर की जर्नी 81 किलोमीटर पर आवर की चाल से करता है। पूरी जर्नी के लिए उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? एवरेज स्पीड, औसत चाल कितनी है? एवरेज स्पीड समझते हैं क्या होता है? एवरेज स्पीड का मतलब कुल चली गई दूरी बटे कुल लिया गया समय, है ना? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। अब आपको डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस जा रहे हैं अलग अलग स्पीड से। 364 किलोमीटर, ये 441 किलोमीटर, और ये 648 किलोमीटर, यही है ना? तो कुल कितने डिस्टेंस चली है? 364 प्लस 441 प्लस 648, ये हो गया डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टाइम यहां दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, यही है ना? तो आप बताओ, अगर 364 किलोमीटर जाओगे 91 किलोमीटर पर आवर की चाल से कितना समय लगेगा? 364 बटे 91, 4 घंटे, है कि नहीं? प्लस 441 किलोमीटर जाओगे 63 की स्पीड से कितना समय लगेगा? 441 बटे 63, 7 घंटे, प्लस उसके बाद आप 648 किलोमीटर जाओगे 81 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 648 बटे 81, 8 घंटे। ये आ गया ना? बताओ कुल डिस्टेंस कितनी आ गई बच्चे? कुल डिस्टेंस आ गई, जोड़ लेंगे है भाई, ये कितना आ जाएगा? 4 1 5 8 13 3, हाथ से लेक 6 1 7 7 4 11 11 4 5 3 1 4 4 8 6 14, 1453 ही आया है। 1453 नीचे क्या आ गया? 19। तो 1453 बटे 19 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड आ गई। अब बातें 19 से कितना जाएगा? 19 सत्ते 133, 19 सत्ते 133 के बाद बच गया 12 123, है ना? तो 19 छिक्का 114 है, तो 76 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो ये आंसर है। कोई डाउट? सबको समझ में आया ना? तो सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। छठा, दिया गया है कि यह संख्या 72 से डिविजिबल है। किससे? ये वाली संख्या 72 से कटती है। एक्स और वाई के वर्गों का योग क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अपन को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप एक बात बताओ, अगर ये संख्या 72 से कटती है तो 72 का नियम तो हम जानते नहीं है। 72 का मतलब क्या होता है? 8 नाम 72, यानी कि संख्या 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी। भाई अगर ये संख्या 8 से डिवाइड होती है तो इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 47x शुड बी डिविजिबल बाई 8। ये 8 से कटना चाहिए। अब x की जगह क्या रखें कि 8 से कट जाए? 8 पंजे 40, बचेगा 7, 47 है ना? 7 तो 2, 8 नाम 72, यानी कि मुझे x की वैल्यू को क्या पुट करना पड़ेगा? 2, x 2 आ गया। ठीक है ना बच्चे? हालांकि x का मान निकालते सवाल हो जाना चाहिए, नहीं होगा। चल कर लेते, x 2 आ गया। अब x 2 आ चुका है, आपको क्या निकालना है? y का मान। भाई ये संख्या 9 से भी कटती है तो इसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए?
9। अब आप इसका डिजिटल सम निकालो, 4 5 9, 7 2 9, तो 8 3 11 का मतलब 2, 2 प्लस वाई क्या आ गया आपका डिजिटल सम। डिजिटल सम आपका बनना चाहिए मेरे दोस्तों 9। डिजिटल सम क्या आना चाहिए 9। डिजिटल सम 9 बनाने के लिए वाई की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 7। 2 प्लस 7 9, तो x का मान 2 आया है, y का मान 7 आया है। आपसे पूछा इनके स्क्वायर का योग, x का मान 2, 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग 49, तो 4 प्लस 49 क्या आ जाएगा 53। आंसर है सी ऑप्शन, खत्म। आइए अगला। 30 वर्कर 4 दिन में 4140 रुपए कमाते हैं, है ना। हाउ मच विल 55 वर्कर्स अर्न इन 10 डेज। 55 वर्कर 10 दिन में कितना रुपया कमाएंगे। देखो, जो आदमी जितना काम करेगा उतना पैसा कमाएगा, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा इस सवाल में, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। ये ध्यान रखिएगा। 30 वर्कर 4 दिन में कितना वर्क करते हैं 4140 रुपए का वर्क करते हैं। नीचे क्या लिखना आपको रुपए। सवाल में क्या बोला है आगे, 55 वर्कर 10 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, दैट्स इट। हालांकि मैं देख सकता हूं कि कुछ भी आप कैलकुलेशन करते रहो, आंसर जो भी आएगा 55 में 11 आ रहा, 11 का मल्टीपल जरूर होगा, क्योंकि ये तो 55 किसका 11 कट नहीं रहा ना किसी से। तो आप ये देख सकते हैं, ये 0 से 0 आप चला गया, ठीक है ना। अब बताइए बच्चों क्या आएगा जी। भाई हम इतना काट कूट नहीं करते, हम सिंपल यहां से देख लेते कि जो भी आएगा यहां पे आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 55 में क्या आएगा 11, तो 11 का मल्टीपल आंसर आना चाहिए। आप बताओ ये कि नंबर क्या 11 से कट रहा है, 1 9 10 10 5 15, और ये 15 15 का डिफरेंस 0, 11 से कट रहा है। 1 7 8 8 5 13, 13 और 13 10 का डिफरेंस 3 11 से नहीं कट रहा, 1 और 1 2 5 7 और ये 16, 7 16 का डिफरेंस 9 भी नहीं कटेगा 11 से। ये देखिए 1 4 5 7 12 12 और 15 का डिफरेंस 3, ये भी नहीं कट रहा। आंसर क्या आ गया। क्यों कैलकुलेशन करें फर्जी की, है कि नहीं। चलिए आगे चलें, ये बताइए जी। अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है रेलवे के ही एग्जाम की, मैथ्स भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, करंट अफेयर भी, साइंस भी, तो आप सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर हमारा रेलवे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। देखो 5 महीने की क्लासेस का प्रोग्राम है पूरा, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, प्रैक्टिस भी हम ही कराएंगे, आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए नहीं भटकना है। और एक बार आपने पढ़ लिया तो रेलवे का कोई भी पेपर हो आपको उससे डर नहीं लगेगा, कि हम ये फाउंडेशन बैच का मतलब ये है कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई, सभी के एग्जाम, सभी के सवालों का एक जगह आपको निचोड़ मिल जाए, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज। तो उसके लिए बैच परफेक्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक बच्चों, क्लासेस इसकी चल रही हैं। आओ सवाल नंबर आपके सामने 8। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को 21 घंटे और 24 घंटे भर सकते, दोनों पाइपों के साथ खोल दिया जाता है। यह पाया गया कि टंकी में एक लीक के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी में एक लीक है, उसकी वजह से टंकी जितने टाइम में भरी थी उतने टाइम में नहीं भरी 48 मिनट टंकी को ज्यादा समय लगा। ठीक है, टंकी के पूरी तरीके से भरे होने पर अगर सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के कारण यानी कि लीकेज के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। यह बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो ध्यान सुनेगा। 2 पाइप हैं प्यारे दोस्तों, एक्स और वाई। मस्त क्वेश्चन है, बच्चे नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। 2 पाइप हैं एक्स और वाई, एक्स एक टंकी भर सकता है 21 घंटे में और वाई 24 घंटे में। कोई दिक्कत। तो आप मुझे बताओ, हमें मान लेते हैं ऐसी संख्या जो 21 से भी कटे और 24 से भी कटे, इनका एलसीएम 21 मतलब 7 या 21 और 24 मतलब 3 अट्ठे 24, यानी कि क्या आ गया 168। तो हमने 168 मान लिया बच्चों क्या, टैंक की कैपेसिटी। तो यहां पे पाइप एक्स की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 8, और यहां पे वाई की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 7। ये दोनों पाइपों की एफिशिएंसी आ गई है कि नहीं सचिन। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने टाइम में भरेंगे। दोनों पाइप मिलकर, तो दोनों पाइप 168 यूनिट टंकी भरेंगे, कितनी एफिशिएंसी के साथ, 8 + 7
15 एफिशिएंसी के साथ। तो पूरी टंकी भरने में समय कितना लगेगा? किससे चला गया भाई? 3 से। तो यह आएगा 56/5, 56/5 घंटे। यही है ना सचिन? 3 से काट लेंगे। तो दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी एक्स और वाई 56/5 घंटे में भर सकते हैं। लेकिन टंकी इतने टाइम में भरी नहीं गई कि जब हम ये दोनों पाइप चलाए हैं एक्स और वाई, तो टंकी में एक लीकेज भी है, और इस लीकेज की वजह से टंकी को भरने में एक्चुअल मिनट्स टाइम से 48 मिनट अधिक समय लगा है। तो 48 मिनट का मतलब क्या होता है? 48 मिनट का मतलब होता है 48/60, यानी कि 4/5 घंटे। यानी कि लीकेज की वजह से टंकी को भरने में 56/5 घंटे से भी 4/5 घंटे ज्यादा समय लगा है कि नहीं? यानी कि टंकी को भरने में एक्चुअल कितना समय लगा? 60/5 यानी कि 12 घंटे। तो टंकी 12 घंटे में पूरी भरी गई है। समझ में है ना? पूछा यह कि अगर ये लीकेज अकेले भरी टंकी को खाली करे तो कितने टाइम में खाली कर देगा। यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको लीकेज पाइप की क्या पता चलेगी? एफिशिएंसी। तो मैंने ये मान लिया कि जो हमारा लीकेज पाइप है इसकी एफिशिएंसी सी है। कितनी इसकी एफिशिएंसी? सी। अब आप दिमाग लगाना प्यारे बच्चों, मजा खड़ा हो जाएगा। लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी मान ली। पूरी टंकी कितने घंटे में भरी गई है? 12 घंटे में। यानी कि लीकेज पाइप की अगर एफिशिएंसी सी है तो लीकेज पाइप साथ साथ चालू है, तो लीकेज पाइप 12 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? सी गुणा 12। भाई हमने दोनों भरने वाले पाइप खोल दिए एक्स और वाई, लेकिन एक लीकेज पाइप भी ओपन है, उसकी वजह से टंकी को भरने में 12 घंटे लगा, जबकि टंकी भर जानी थी 56/5 घंटे में ही। यानी कि लीकेज पाइप तो 12 घंटे तक चालू रहा है ना। अगर लीकेज पाइप की एफिशिएंसी सी है तो लीकेज पाइप 12 घंटे में कितनी टंकी खाली करेगा? सी गुणा 12। तो जितनी लीकेज पाइप ने टंकी खाली कर दी है, उसी टंकी को ये दोनों भरने वाले पाइप एक्स्ट्रा टाइम लेके भरेंगे कि नहीं? यही लॉजिक है ना, कि जितना लीकेज पाइप टंकी खाली करेगा उतना ही भरने वाले पाइप एक्स्ट्रा टाइम लेकर टंकी भरेंगे। तो भरने वाले दोनों पाइपों की एफिशिएंसी कितनी है? 8 और 7। भरने वाले दोनों पाइपों की एफिशिएंसी 15 है, और इन दोनों पाइपों ने एक्स्ट्रा कितना समय लिया? 48 मिनट। 48 मिनट का मतलब 4 यानी कि एक्स्ट्रा 4/5 घंटे लेकर टंकी भरी है। तो लीकेज पाइप ने इतनी टंकी खाली करी, वही टंकी एक्स और वाई ने एक्स्ट्रा टाइम लेके भरी है। तो दिस शुड बी इक्वल। 5 से 15 3 बार चला जाएगा तो 12/12 कितना आ गया? 1। यानी कि लीकेज पाइप की एफिशिएंसी क्या आ गई बेटा? 1। यानी कि लीकेज पाइप टंकी खाली करेगा 1 एफिशिएंसी के साथ। पूरी टंकी कैपेसिटी 168 है, 1 एफिशिएंसी के साथ टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा? गजब है ना? ठीक है जी, चले आगे चलते ही बताइए। सवाल नंबर 9। ट्रायंगल एबीसी में डीई एसी के पैरेलल है, जहां डीई एबी और बीसी पर स्थित दो बिंदु हैं। बीडी 12 एडी 11। हाँ देखो, इतना सवाल पढ़ते ही आपको पता लगना चाहिए कि किसका क्वेश्चन है, सिमिलरिटी का। आप जानते, जैसे चित्र बना लीजिए, ट्रायंगल एबीसी में डीई एसी के पैरेलल है। एसी के पैरेलल खींचना है तो आप एसी को नीचे बनाओ, ऐसे बना लेंगे ना, तो त्रिभुज हो गया। अब इसमें हमने लाइन खींच दी, ये लाइन है डीई। ये वाली जो लाइन है प्यारे बच्चों, ये एसी के पैरेलल है। प्रश्न के अनुसार डीएबी पर है, ईएसी पर है, बिल्कुल ठीक। सवाल में क्या बोला है? बीडी 12 सेंटीमीटर, बीडी 12 है और एडी 11 है। तो आपसे पूछा ट्राइंगल बीडीई के एरिया, यानी कि ये छोटे वाले ट्राइंगल है ना, और ये समलम चतुर्भुज एडीईसी, यानी कि ये वाला जो है ट्रपेजियम, इनके क्या एरिया का रेशियो पूछा है। अगर लाइन डीईएसी के पैरेलल है तो आपको यहां पे दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं कि नहीं सचिन? छोटा वाला ट्राइंगल बीडीई, बड़ा वाला ट्राइंगल बीएसी, दोनों सिमिलर होंगे तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर। छोटे ट्राइंगल में साइड 12 है, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग साइड कितनी आ जाएगी? पूरी 12 + 11 23 आ गई ना भाई। छोटे ट्राइंगल में साइड 12 है, बड़े ट्राइंगल में कितनी है? 23। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो आप मुझे बताओ, छोटे और बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना है? 12 और 23। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या आएगा? स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 और 23 का स्क्वायर 529। ये आ गया। ठीक है बच्चे।
हालांकि ऑप्शन इतने गंदे सेट कर रखे हैं कि देखती पता लग गया आंसर क्या है, डी। समझ में आया ना? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 144 है, ये एरिया का रेशो है छोटे बड़े ट्रायंगल के। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 144 है, तो आप बताओ इस ट्रिपेजम का एरिया कैसे आएगा? ट्रिपेजम का एरिया निकालना है तो आपको पूरे बड़े ट्रायंगल में से छोटे का एरिया घटाना पड़ेगा ना, 529 में से 144 घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा कितना? 385 आंसर। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 10। सवाल नंबर 10 देखो, रेलवे में अगर कोई प्रॉफिट लॉस का सबसे ज्यादा सवाल आया है तो यही वाला है कि नहीं सचिन? एक वस्तु को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचने से सरद को 19% लॉस होता है। अगर इसे इसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 3/8 पर बेचने से सरद को 19% लॉस होता है। देखो बच्चों, प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? सीपी को। सीपी क्या होता है? 100%। अब यहां एक सामान को उसके एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेच रहे हैं, बटे 8 आ रहा है। बटे 8 की शकल देख के मैंने मान लिया कि माना एक वस्तु का जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 8। मान लिया कि एक वस्तु का जो वास्तविक सेलिंग प्राइस है वो कितना है बच्चों? 8 है। अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस 8 है तो आप सामान को 8 का 3/8, 8 का 3/8 कितना हो गया? 3। जब 3 यूनिट में बेचते हो तो 19% लॉस होता है। 100% पर अगर 19% लॉस होगा तो वस्तु बिकेगी कितने में? 81% में। अगर 3 की वैल्यू 81% है, 27 गुना। तो सवाल में यह कहा गया अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 60% में बेचे तो कितना लाभ होगा? एक्चुअल सेलिंग प्राइस 8 है, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस का 60% कितना होगा? तो 8 का 60% कितना आएगा? 4.8। 4.8 यूनिट में सामान बेचोगे तो कितने परसेंट में बिकेगा मेरे प्यार भी? 4.8 की वैल्यू भी 27 गुना आ जाएगी। 27 चौका 108 और 27 गुना 0.8 कितना आ जाएगा? 21.6। 27 अट्ठे 216 होता है ना, 21.6। तो 108 और 21.6 129.6%। सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही तो करनी है। यानी कि अल्टीमेटली 100% के लागत मूल्य का सामान 129.6% में बिकेगा। तो जो 29.6% एक्स्ट्रा में बिका वही क्या है आपका? डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। ये बताइए, ईशा किसी काम को 15 दिन में कर सकती है, ईशा और स्मृति एक साथ मिलकर 11 दिन में कर सकती हैं। ईशा, स्मृति और अश्लेषा, बड़ा खतरनाक नाम है, उसी काम को 10 दिन में कर सकती हैं। उस काम को ईशा और अश्लेषा कितने दिन में कर सकती हैं? सवाल है। देखो, ईशा एक काम कितने दिन में कर सकती है? 15 दिन में। उसके बाद सवाल में आगे बोला गया ईशा और स्मृति, ईशा प्लस स्मृति मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं? 11 दिन में। अब आगे बोला है ईशा, स्मृति, अश्लेषा, ईशा प्लस स्मृति प्लस अश्लेषा कितने दिन में? 10 दिन में कर सकती हैं। तो प्रश्न यह है ईशा और अश्लेषा मिलकर यह काम कितने दिन में कर सकती हैं? यही सवाल है, बताइए बच्चों। देखो, इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रखे हैं पर ऑप्शन से ही नहीं हो जाएगा ये सवाल। आपको क्या लेना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क यानी कि इनका एलसीएम लेके फिर एफिशिएंसी से भाग करोगे। यहां जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 11। यानी कि जो भी आना चाहिए ऊपर 11 तो बचेगा ही बचेगा। 11 का रिश्तेदार वो एक ही नंबर है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना बच्चों? लेकिन मेथड भी आना चाहिए। आप बताओ 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 और 11 का कितना हो जाएगा? 300। 30 गुणा 11 330 से टोटल वर्क आ गया बच्चों। तो ईशा की एफिशिएंसी आएगी 330/15 कितना? 22 है ना। ईशा प्लस क्या है ये? स्मृति की एफिशिएंसी आएगी 330/11 30। तीनों की एफिशिएंसी आएगी 330/10 यानी कि 33। यहां तक क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। हमें यह निकालना है यहां से कि ईशा और अश्लेषा कितने दिन में करेंगी। आप बताओ, यहां पे ईशा की एफिशिएंसी कितनी है? 22 है ना। हमें अश्लेषा की एफिशिएंसी और निकालनी है। ईशा प्लस ये इस ईशा प्लस स्मृति की कितनी है?
अगर ईसा प्लस स्मृति की एफिशिएंसी 30 है तो अश्लेषा की कितनी होगी? टोटल जोड़ के 33 आना चाहिए, यानी कि 3। क्या 3 नहीं आ जाएगी भाई? ईसा की एफिशिएंसी तो 22 है, ये ईसा प्लस स्मृति कितनी है? 30। ये अश्लेषा की कितनी बची? 3। कि 30 प्लस 3 तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई 33। तो अगर ये 330 यूनिट काम ईसा और अश्लेषा मिलके करेंगी तो ये दोनों काम करेगी 22 प्लस 3 25 एफिशिएंसी के साथ। और 25 एफिशिएंसी के साथ काम करने में कितना समय लगेगा? 330/25 किससे चला जाएगा? 5 से। 5 से जाएगा 66 बार, ये 5 बार, 66/5 दिन। ये आंसर आ गया। बताओ, बढ़िया सवाल है, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। 30, 15, 21, 11 में से प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तो संख्याएं प्रोपोर्शन में होती हैं। यदि 6x रेशियो y प्रोपोर्शन है में है, y रेशियो 3x माइनस 9 के, y ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, तो y का मान कितना होगा? आपको यहां से क्या निकालना है भैया? y का मान। और यह सवाल तभी सॉल्व होगा जब आप क्या निकालोगे? x की वैल्यू। जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी सवाल हिलेगा नहीं। तो पहले x का मान निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको यह लाइन दी है कि भैया 30, 15, 21 और 11, इन चारों संख्याओं में जब x जोड़ा जाता है तो संख्याएं किस में हो जाती हैं? प्रोपोर्शन में, समानुपात में हो जाती हैं। तो क्या x का मान निकालने की डायरेक्ट ट्रिक आपको आती है? डायरेक्ट ट्रिक है इसकी। क्या है बच्चे? 30 से 15 कितना कम है? 15 कम है, कम है तो माइनस है ना। 21 से 11 कितना कम है? 10 कम है। आप क्या ले लीजिए? इनका रेशियो। अगर रेशियो हो रहा है तो ये किससे कट गया बेटा? 5 से। 5 तिया 15 और 5 दूनी ये आ गया 3:2। आई ना बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। फर्स्ट नंबर पकड़ लीजिए और थर्ड नंबर पकड़ लीजिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आएगा? 30 दूनी 60, 21 तिया, ये 30 दूनी 60 माइनस 21 तिया 63। और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस, यानी कि 3 माइनस, तो क्या आ गया? ये आ गया -3/1, माइनस का 3 आया। क्या आ गई वैल्यू? -3 आई है। तो -3 वो नंबर है जो इन चारों में ऐड करने पर संख्याएं किस में होंगी? समानुपात में होंगी। और एग्जामिनर आजकल ऐसा कर रहा है कि x का मान जो है वो निगेटिव में दे रहा है। -3 आप ऐड करके देखो, 27 12 हो जाएगा, और ये 18 और 8 सेम रेशियो बन गया कि नहीं? बन गया ना। तो x का मान -3 आया है। ये वैल्यू उठा के आप यहां रखेंगे, यहां रखोगे ना, तो क्या आ जाएगा? 6 तिया 18 माइनस का 18 है ना। रेशियो y और प्रोपोर्शन में क्या बन गया मेरे दोस्तों? y रेशियो x की जगह क्या रखोगे आप? -3। तो -3 -3 माइनस का 9, -9 और -9 क्या आ गया? माइनस का 18। हालांकि यहां से देखते पता चल गया y की वैल्यू कितनी है? 18। कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो अंदर वाली संख्याओं की गुणा और बाहर वाली संख्याओं की गुणा क्या होगी? बराबर। तो y गुणा y स्क्वायर बराबर क्या आएगा? -18 गुणा -18, तो पॉजिटिव हो गया ना। -18 गुणा -18 पॉजिटिव हो गया बच्चों। 18 गुणा 18, तो अंडर रूट लेंगे, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? ठीक है ना, 18। कोई दिक्कत? ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तभी हो पाएगा रेशियो सेम जब y 18 होगा, है ना। पहले और दूसरी रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल -1। आओ अगला। अगर तीन संख्याएं 2, 7, 13 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 3094 है, तो उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे सिंपल सवाल भाई, अगर मान लो तीन संख्याओं का एचसीएफ एच है, माना तीन संख्या उनका एचसीएफ एच है, संख्याओं का आपको दिया है एलसीएम, तो क्या आप एलसीएम नहीं निकाल सकते? अगर तीन संख्याएं 2, 7, 13 के अनुपात में हैं, तो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? पहले आप 2, 7 और 13 का एलसीएम लेंगे। 2, 7 और 13 का एलसीएम क्या आएगा? 2 गुणा 7 14, 14 गुणा 13, 14 गुणा 13 कितना आ जाएगा? 182, है ना। क्लियर है? तो 182H, ये क्या आ गया? संख्याओं का एलसीएम। और इसी की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 3094। बात खत्म। ठीक बच्चों, तो आपको क्या निकालना है? यहां से एचसीएफ निकालना है। तो 182 एकम 182 चला जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि आंसर तो है नहीं। और उसके बाद अगर 2 से आपको 4 पे जाना है तो 2 7 14 ही पहाड़ा जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? 17 आंसर है। आगे चलते हैं।
ड्यू टू डिक्रीज इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीजेस बाई 12%. By what percent rounded off to 2 decimal place should the working hours be increased to restore the original production? बहुत बढ़िया और बहुत गजब की लैंग्वेज का सवाल है ये, है ना. सवाल क्या है, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं. पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि एक फैक्ट्री में मैन पावर कम हो जाने की वजह से फैक्ट्री का प्रोडक्शन 12% कम हो जाता है. अगर फैक्ट्री में लोग कम कर दोगे तो फैक्ट्री में सामान भी कम बनेगा. लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन सेम रहे, ओरिजिनल प्रोडक्शन ही हम चाहते हैं, जितना सामान बन रहा है उतना ही बनता रहे. तो क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों से काम ज्यादा करवाना पड़ेगा ना, बच्चे लोगों से. तो यही पूछा है कि वर्किंग आवर्स कितने % बढ़ा देने चाहिए. तो आप एक बात बताइए प्यारे बच्चों कि प्रोडक्शन क्या होता है. किसी भी फैक्ट्री में जो सामान बनता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि फैक्ट्री में कितने आदमी काम कर रहे हैं. जितने ज्यादा आदमी काम करेंगे उतना प्रोडक्शन ज्यादा होगा. और डिपेंड करता है कितने घंटे काम कर रहे हैं, जितने ज्यादा काम करा होगा उतना प्रोडक्शन फैक्ट्री में ज्यादा होगा, उतना ज्यादा सामान बनेगा. अब आप खुद एक बात बताइए कि फैक्ट्री में आदमियों की संख्या की कमी के कारण प्रोडक्शन 12% कम हो गया. लोग कम हुए, प्रोडक्शन भी 12% कम हो गया. इसका मतलब फैक्ट्री में लोगों की संख्या कितनी कम हुई होगी, 12%. अगर किसी फैक्ट्री में मैन पावर 12% कम हो जाएगी, मजदूर 12% कम हो जाएंगे, तो सामान भी पहले से 12% कम बनेगा. अब सवाल यह कि अगर हम प्रोडक्शन को सेम रखना चाहते हैं, ओरिजिनल प्रोडक्शन ही चाहते हैं, तो वर्किंग आवर्स को कितने % बढ़ाना पड़ेगा. क्योंकि परसेंटेज का सवाल नहीं है, दो संख्याओं की गुणा क्या रखनी है आपको, सेम, प्रोडक्ट सेम रखना है. तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में. यही बात है ना सचिन. तो देखो, या तो आप रेशियो बनाओ सीधी डायरेक्ट ट्रिक है. 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/25. 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25. भाई अगर ये 3 कम हो रहा है तो यहां आपको 3 बढ़ाना पड़ेगा. और नीचे क्या आएगा, इन दोनों का एक्शन, इन दोनों का एक्शन यानी कि 25 - 3, 3/22. तो आपको वर्किंग आवर्स 3/22 बढ़ाने पड़ेंगे. ये लिख रही है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चलना था. 3/22 परसेंटेज में कितना गुणा, 100%. तो क्या आ जाएगा बच्चों, 22 एकम 22, फिर 8 0, 22 तिया 66, यानी कि 13 पॉइंट समथिंग आएगा. सी ऑप्शन. ठीक है ना. आगे चलें. ये बताइए, सीमा और दर्शन की इनकम 2-3 के अनुपात में वो क्रम से 15,000 और 9,000 रुपए की बचत करते हैं. उनके खर्चे का रेशियो 12-19 है. सीमा और दर्शन का कुल खर्चा ज्ञात कीजिए. बहुत गजब सवाल बच्चों. इनकम का रेशियो दिया है, खर्चे का रेशियो दिया है, बचत की एग्जैक्ट क्या दी है, वैल्यू. आपसे पूछा सीमा दर्शन का कुल खर्चा. अच्छा, एक चीज तो यही समझ में आ रही है, उनके खर्चे का रेशियो 12-19 है, तो उनका कुल खर्चा क्या आएगा, 12 + 19 यानी कि 31. तो 31 का मल्टीपल होना चाहिए आंसर. 31 से 31 एकम 31, 11 बच गए. 31 से ये नहीं कटेगा, 31 एकम 31 10, 108 भी नहीं कटेगा. 31 एकम 31 बच गया कितना, 11, 112 ये भी नहीं कटेगा. यानी कि आंसर क्या बचा, खत्म. कुछ है नहीं सवाल में. लेकिन सॉल्व करना चाहते तो वो भी होगा ना. एक्चुअली सीमा दर्शन का कुल खर्चा पूछा है. अब खर्चा में अगर आप बचत जोड़ोगे तो क्या आती है, इनकम. सवाल में आपको खर्चे का रेशियो दिया है, बचत की क्या दी है, एग्जैक्ट वैल्यू, और आपको क्या दिया, इनकम का. तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का सवाल नहीं है कि नहीं सचिन. भाई यहां पे सीमा और दर्शन के दो लोग हैं, सीमा और दर्शन. उनके खर्चे का रेशियो कितना है, 12:19. अगर खर्चे में बचत जोड़ूंगा, यहां एक लाइन खींचो, खर्चे में क्या जोड़ेंगे, बचत. सीमा की बचत कितनी है, 15,000 रुपए, और दर्शन की बचत कितनी है, 9,000 रुपए. तो फाइनल क्या आएगा, खर्चे में बचत जोड़ने के बाद फाइनल किसका रेशियो आएगा, इनकम का. और सीमा दर्शन की इनकम का रेशियो कितना है, 2:3. किसी भी सवाल में अगर इनिशियल रेशियो, उसमें चेंज और फाइनल रेशियो दिया हुआ है, तो ऐसे सवाल को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बना सकते हैं. ठीक है ना. ये इनिशियल रेशियो खर्चा, खर्चे में चेंज, बचत, फाइनल रेशियो इनकम का क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, 12 तिया 36 और 19 दूनी
38, 36 और 38 का डिफरेंस क्या आएगा? 2 यूनिट। आप बताओ ये कितना आएगा? 9 दूनी 18,000 और 15 तिया 45,000, तो 18,000 और 45,000 का डिफरेंस 27,000। तो 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 27,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 13,500 रुपए। आपसे पूछा सीमा दर्शन का कुल खर्चा है, ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर ही आता है। सीमा दर्शन का कुल खर्चा है 12 + 19 यानी कि 31। 2 यूनिट की वैल्यू 27,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 13,500 रुपए, तो 31 की 13,500 में गुणा करेंगे, ये क्या आ गया? आंसर। और यही आएगा एंड में 5। ठीक है ना? आगे, एक पार्क 34 मीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा है। ठीक है जी। इसके अंदर एक समान चौड़ाई का रास्ता घास के मैदान के चारों ओर बना है। समझ रहे सचिन? अगर रास्ते का एरिया 216 मीटर स्क्वायर है, तो इस घास के मैदान का पेरीमीटर कितना है? गजब सवाल करोगे आप, बढ़िया सवाल है भैया। ये एक आयताकार पार्क है। मान लो जैसे पार्क है, ये 34 मीटर लंबा और 24 मीटर क्या है? चौड़ा। अब इसके चारों ओर, अंदर बाहर हो जाएगा तो पूरा सवाल अलग हो जाएगा। इसके अंदर एक समान चौड़ाई का ऐसे रास्ता बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है। ठीक है ना? इसके अंदर एक समान चौड़ाई का रास्ता घास के जो है मैदान के चारों ओर बना हुआ है। रास्ते का एरिया 216 मीटर स्क्वायर है, तो घास के मैदान का पेरीमीटर कितना है? बताइए। ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विद रन इनसाइड इट सराउंडिंग ए ग्रासी लॉन। देखो यहां जो है क्या है? घास। ये जो है एक आयताकार पार्क है। इसकी लंबाई कितनी है? 34, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 24 मीटर। अब इसके अंदर एक चारों ओर रास्ता बना हुआ है, जो एक घास के मैदान के चारों ओर है, अंदर की ओर बना हुआ है रास्ता। ठीक है, एक समान चौड़ाई का रास्ता है। अब ये जो रास्ता यानी कि ये वाला, ये रास्ता है कि नहीं सचिन? ये रास्ता, इस रास्ते का एरिया कितना है? 216 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछा घास के मैदान का पेरीमीटर, यानी कि अंदर वाले रेक्टेंगल का क्या बताना है? पेरीमीटर। वो तो तभी आएगा जब अंदर वाले रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई पता हो, और वो तभी आएगी जब आपको इस रास्ते की क्या पता हो? चौड़ाई। समझ में ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए प्यारे दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी दम नहीं है कि नहीं सचिन? अच्छे से समझना। एक बात आप बताओ जरा, कि यहां जो बाहर वाला आयत है उसका एरिया कितना होगा? 34 गुणा 24, और रास्ते का एरिया कितना है? 216। अगर बाहर वाले रेक्टेंगल के एरिया में से रास्ते का एरिया अगर मैं घटा दूं, तो क्या घास के मैदान का एरिया नहीं आ गया? लॉन का एरिया आ गया कि नहीं आ गया सचिन? तो लॉन का एरिया आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? तो लॉन का एरिया कितना आ गया? 34 गुणा 24 आ गया मेरे भाई 720 और 96, यानी कि 816। 816 माने 216 कितना? 600। तो 600 मीटर स्क्वायर क्या आ गया? लॉन का एरिया। ठीक है ना बच्चों? लॉन का एरिया आ गया 600 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो लॉन की डायमेंशन चाहिए। क्या चाहिए? डायमेंशन चाहिए। अब बताओ कैसे करें? मान लो जैसे कि ये रास्ता जो है x मीटर चौड़ा है, कितना है? तो अगर x मीटर इधर से है चौड़ा, तो x मीटर इधर से भी होगा कि नहीं सचिन? तो आप बताओ ये जो अंदर वाला आयत है इसकी लंबाई क्या बचेगी? 34 बाहर है, x इधर से कम हो गया, x इधर से कम हो गया, 34 माइनस 2x है कि नहीं भाई? आप बताओ ये रास्ता जैसे मैंने x मीटर चौड़ा माना, तो x इधर से कम करो, x इधर से, तो अंदर ये जो लॉन है, जो घास का मैदान है, इसकी चौड़ाई क्या रहेगी? 24 माइनस 2x। 24 माइनस 2x। तो क्या अंदर वाले लॉन का एरिया नहीं आ गया? लंबाई गुणा चौड़ाई तो एरिया होता है। तो क्या आप लोग यहां से सॉल्व करके x का मान नहीं निकाल सकते? यहां से वैसे तो क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, पर मैं नहीं लगाऊंगा क्वाड्रिक में। क्या चेक करूंगा? हिट एंड ट्रायल। बताओ, 2 आ गया? 2 नहीं आ गया सचिन? 600 क्या होता है? 30 गुणा 20। 600 क्या होता है? 30 गुणा 20। 30 गुणा 20, 30 गुणा 20, 30 और 20 आसानी से बन जाएगा अगर x की जगह क्या रख दिया जाए?
2, है ना। अगर आप x की जगह 2 रखोगे तो 34 माइनस 4 30 और 24 माइनस 4 20, 30 गुणा 20 600। जिसको नहीं आता भैया वो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, हिट एंड ट्रायल, क्योंकि डेटा बहुत छोटा होगा। अगर x 2 है यानी कि ये जो अंदर वाला लॉन है इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 30, इसकी चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20। पूछा है घास के मैदान का परिमाप। अगर हम इस घास के मैदान की बात करें तो इसकी ये लंबाई 30 आ चुकी है यहां से यहां तक, है कि नहीं सचिन, और इसकी चौड़ाई कितनी आ चुकी है, तो परिमाप क्या आएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना, 30 प्लस 20 50 का दुगुना, यानी कि गजब सवाल है ना। ठीक है ना बच्चों, मुझे लगता है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। साइन 5a बराबर कॉस a माइनस 42 डिग्री, जहां 5a एक्यूट एंगल है, a का मान बताओ। अगर साइन ए कॉस बी के बराबर है, टेन ए कॉट बी के बराबर है, सेक ए कॉसेक बी के बराबर है, तो ये तभी संभव है जब एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा 90। तो 5a प्लस ए यानी कि 6a माइनस 42 डिग्री बराबर क्या आ गया 90। तो 6a बराबर क्या आ गया 132। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। 22 डिग्री सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जी। अमन और पवन मिलकर एक बिजनेस में 76,500 रुपए का इन्वेस्ट किया। साल के एंड में 20,000 के प्रॉफिट में 20,000 के कुल प्रॉफिट में पवन का हिस्सा कितना है 4800। ठीक है बच्चों, उनके इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना था, दोनों लोगों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस क्या है, यह सवाल है। समझ गए ना क्वेश्चन, करिए। दो लोग बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, साल के एंड में 1 साल, तो यानी कि बिजनेस के एंड में 1 साल के एंड में जो प्रॉफिट होगा वो सीधा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटा जाएगा। यानी कि जो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है प्रॉफिट भी उसी रेशियो में बांटा जाएगा कि नहीं। अगर साल के एंड में टोटल प्रॉफिट हुआ 20,000, कितना, और 20,000 में से पवन का हिस्सा 4800 है, तो आप यहां पे प्रॉफिट का क्या ले लो बच्चों रेशियो, ये टोटल है और ये क्या है प्यारे बच्चों पवन का। तो आप यहां पे टोटल 20,000 के प्रॉफिट में से पवन का प्रॉफिट 4800 है, आप इसका रेशियो ले लीजिए। बताओ ये किससे कट रहा है, 2 जीरो तो कट ही गया, उसके बाद चला गया मेरे दोस्तों यहां पे 8 से, 8 से चला जाएगा 225 बार, और 8 से चला जाएगा 48 6 बार। यानी कि अगर साल के एंड में टोटल प्रॉफिट 25 यूनिट का है तो 25 यूनिट में से पवन का प्रॉफिट कितना है 6, तो अमन का प्रॉफिट कितना होगा फिर 19, 19 और 6 25। यानी कि साल के एंड में पवन और अमन के बीच जो प्रॉफिट बांटा गया वो 6 और 19 के रेशियो में बांटा गया। अगर हम पवन अमन के बीच में प्रॉफिट 6 19 के रेशियो में बांटा गया तो इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा उस इन्वेस्टमेंट का रेशियो भी 6:19 होगा कि नहीं सचिन, बताओ कोई डाउट है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है ना। तो यहां आपको एग्जैक्ट वैल्यू दी थी प्रॉफिट की, आपने खटाक से क्या ले लिया रेशियो, जो प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब दोनों ने बिजनेस में कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया 76,500 रुपए, दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट है 76,500 रुपए, उसमें से क्या पूछा आपको इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस, दोनों के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना है 13 यूनिट आउट ऑफ टोटल, दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 25, ये आ जाएगा, क्लियर है ना, ये वाला आंसर है। ठीक है बच्चे, कि आंसर के एंड में 0 जरूर आएगा। अगर आप 25 से यहां पे 2 0 100 काटेंगे तो 4 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, फिर भी आप देखेंगे 5 चौक 20, तो एंड में एक 0 जरूर आएगा, खत्म, कोई दिक्कत। आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक आदमी 12% के प्रॉफिट पर एक वस्तु बेचता है, अगर उसने 12% कम में खरीदा होता और 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का प्रॉफिट होता। वस्तु की लागत क्या है, वस्तु का ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है। बहुत गजब सवाल है, आप इस सवाल को 100 मान के भी कर सकते हो और सक्सेसिव वाला मेथड भी है। आप जानते हैं परसेंटेज में डिफरेंस बराबर रुपए में डिफरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे होता है सीपी पे। तो एक आदमी एक वस्तु बेचता है 12% के प्रॉफिट पे, इसका मतलब वो आदमी लागत मूल्य से 12% अधिक पे वस्तु बेचता है, यही मतलब है ना। सवाल यह है कि अगर उसने 12% कम में खरीदा होता, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 12% कम में खरीदा होता, इस दाम में खरीदता है ना,
और 9 रुपए कम में बेचता, 9 रुपए कम में बेचता तो 27% का प्रॉफिट होता है। इसी दाम पे कितना प्रॉफिट होता? 27% का प्रॉफिट होता मेरे भाई। तो कॉस्ट प्राइस में नेट चेंज क्या आ गया? सक्सेसिव नहीं आ गए, -12 और 27 का सक्सेसिव। तो बताओ -12 और 27 का सक्सेसिव क्या आएगा? -12 + 27 -12 × 27 कितना आ जाएगा मेरे भाई? 324। 324/100 यानी कि 3.24। तो 27 - 12 कितना? 15। 15 में से 3.24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11.76%। यानी कि अब वो आदमी सामान कॉस्ट प्राइस से कितने ज्यादा में बेच रहा है? 11.76%। कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक में सामान बेच रहा है? 11.76%। पहले आदमी को कितना प्रॉफिट हो रहा था? 12%। अब उसी आदमी को कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11.76%, है ना। पहले आदमी को कितना प्रॉफिट हो रहा था? 12%। अब आदमी को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11.6%। तो अब आदमी को पहले से कितना कम प्रॉफिट हो रहा है? 0.24%। कितना? ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी सामान 9 रुपए अब कम में बेच रहा है, तो 0.24% की वैल्यू डायरेक्ट 9 रुपए नहीं आ गई क्या? बताओ। पहले आदमी सामान बेच रहा था 12% के प्रॉफिट पे, अब वही आदमी उस सामान को बेच रहा है 11.76% के प्रॉफिट पे। तो आदमी को पहले से कितना कम प्रॉफिट हो रहा है? 0.24%। जबकि सामान कितने रुपए कम में बिक रहा है? 9 रुपए। तो 0.24% की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई? 9 रुपए। ठीक बच्चों, दशमलव हटाओगे तो यहां 2 जीरो आ जाएगा, तो 24% आ गया 900। तो 1% कितना आ गया बच्चे? 1% आ गया 900/24। या 3 से कट भी गया ना ये, तो 300/8। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी? 2 जीरो चुपका दो, है भाई। 300/8 कितना आ जाएगा वैसे? 1/8 होता है 0.125, है ना। या 1000/8 होता है 125। तो 3000/8 क्या आएगा? 375, यानी कि 3750 आंसर। कोई दिक्कत? बढ़िया सवाल, और उससे भी गजब का मेथड है। आप इसको 100 मान के करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है ना बच्चों। आओ अगला। जब 1272, 2636, 4209 को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड किया जाता है तो हर स्थिति में शेषफल y होता है। 3x - 14y का मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? ये नंबर सिस्टम का एक स्पेशल केस है। 3 संख्या आपको दी है, जब इन तीनों को सबसे बड़ी संख्या x से डिवाइड करते तो हर केस में क्या रिमाइंडर आता है? सेम रिमाइंडर आता है भाई, है कि नहीं सचिन? तो आप बताओ वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर है? उसके लिए क्या करेंगे? 2 का पेयर बना के डिफरेंस लो। क्या आएगा भैया? 6 में से 2 गया 4, और 13 में से 7 गया 6। कितना बचा? 25 - 12 13, 1364। फिर आप इनका डिफरेंस लेंगे। 4209 में से क्या घटाएंगे? 2636। तो कितना आएगा? 3। 10 में से 3 गया 7। उसके बाद 41 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 15। ठीक है जी। फिर आप इनका डिफरेंस लेंगे। 4209 में से आप क्या घटाएंगे? 1272। 9 में से 2 गया 7, और 10 में से 7 गया 3। कितना बचा? 41। 41 में से 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा आपका? 29। 2 का पेयर बना के आपको डिफरेंस लेना है। इसका क्या होगा? HCF। 2 का पेयर बना के डिफरेंस लीजिए, फिर उसका HCF। ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है कि जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर हर बार क्या आएगा? सेम रिमाइंडर आएगा। अब इनका HCF लेना भी कोई आसान काम नहीं है कि नहीं? आया हुआ सवाल है भाई, तुम्हें पसंद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आया है और आ सकता है और आएगा, ठीक है, करना तो पड़ेगा। अब इनका HCF निकालना है तो जो नियरेस्ट नंबर है उनका क्या ले लीजिए आप? डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 13 - 4 9। ये क्या आ जाएगा? 0। 209। यानी कि HCF या तो 209 होगा या 209 का कोई फैक्टर होगा। क्या 209 इसको डिवाइड कर रहा है? नहीं, यानी कि HCF 209 नहीं है। तो 209 का फैक्टर क्या होता है? 209 होता है 11 × 19। यानी कि HCF या तो 11 होगा या 19 होगा। तो बड़ा नंबर 19 से पहले 19 चेक कर लेते हैं। 19 7 133 और बच गया 34। नहीं, 19 भी डिवाइड नहीं कर रहा। क्या बचा? 11।
क्या बच्चों? 11। 11 इसको डिवाइड कर रहा है क्या? 1 6 7 3 4 7, हाँ जी, 1 7 8 5 3 8 है ना। ऑर्डर इवन प्लेस के डिजिट का डिफरेंस 0 हो रहा है। 2 3 5 9 7 16, 16 5 का डिफरेंस 11। 11 इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि x की वैल्यू 11 आ गई। 11 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन तीनों को डिवाइड करने पर हर बार क्या आएगा? सेम रिमाइंडर आएगा। x की वैल्यू आ गई, लेकिन y भी तो निकालना पड़ेगा भाई। 11 से आप किसी भी नंबर को भाग करो, पहला वाला जैसे 1272 है, 1272 को ही अगर आप 11 से डिवाइड कर लो तो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 11 कम 11 1 7, 11 कम 11 6 2, तो 11 पंजे 55, बच गया 7। क्या आएगा रिमाइंडर? यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। किसी भी एक नंबर को आप डिवाइड कर लीजिए x से, y का मान आ गया। तो x 11 है, y 7 है, ये वैल्यू यहां रख दो। x 11, 11 3 33 और y 7 है, 14 7 98। तो 33 माइनस 98 कितना आ गया? माइनस का, ये आंसर है। क्या कहा था ना कि आज का मॉक टेस्ट सबसे बढ़िया है, ठीक है जाना। चलिए आएंगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 21। एक पिता और उसके पुत्र की प्रेजेंट एज का योग पुत्र की वर्तमान एज के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है, ठीक है। 5 साल बाद फादर की एज का 4 गुना सन की एज के 14 गुने से 8 साल कम होगा, ठीक है। फादर सन की एज के बीच डिफरेंस क्या है? ये सवाल है। गजब सवाल है ना सचिन। ये रेशियो वाला सवाल नहीं है, ये है प्रॉब्लम एनालिसिस के, जहां आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसे फादर की एज हमने f मान ली और उनके सन की एज मान ली s, तो जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। फादर और सन की एज का योग क्या है बच्चे? किसके बराबर है? सन की एज के 4 गुने से 18 साल अधिक है, यही आएगा ना। यानी कि अगर हम इधर लेके जाएंगे तो f माइनस 3s की वैल्यू कितनी आ गई? 18। ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है बच्चों। ऐसी दूसरी इक्वेशन आप देखिए क्या बोला है? 5 साल बाद फादर की एज का 4 गुना, 5 साल बाद फादर की एज क्या आ जाएगी? एफ प्लस एच। तो 5 साल बाद फादर की एज का 4 गुना ये होगा। 5 साल बाद फादर की एज का 4 गुना सन की एज के 14 गुने से। तो देखिए 5 साल बाद सन की एज भी तो एस प्लस 5 हो जाएगी, है ना। 5 साल बाद फादर की एज एफ प्लस 5, उसका 4 गुना, तो 5 साल बाद सन की एज भी तो एस प्लस 5 हो जाएगी। सन की एज के कितने? सन की एज के 14 गुने से 8 साल कम होगा। ये क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन। अब बताओ बच्चों यहां से क्या आएगा? एक तरफ ले लेते हैं 4f और ये आ जाएगा 14s, तो इधर आ गया 4f माइनस 14s। अब आप ये देखेंगे 4 पंजे 20, 20 उधर चला जाएगा, 14 पंजे 70, तो 70 माइनस 20 50, 50 माइनस 8 42 आ गया। 4f माइनस 14s 42, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2f माइनस 7s बराबर क्या आ गया? 21। तो आपके सामने दोस्तों ये 2 इक्वेशन बन गई। यहां से भी आंसर अभी आया नहीं है, आपको इन दोनों को सॉल्व करके फादर और सन की एज का क्या निकालना है? डिफरेंस। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो चाहे सन को सेम बनाओ या फादर को सेम बनाना आसान है। यहां 2f है, यहां f है, तो इस इक्वेशन को 2 से गुणा करके क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को घटा लेते हैं। जब आप दोनों इक्वेशन को घटाओगे तो क्या आएगा? 2f कट जाएगा, ये माइनस का 6 और ये माइनस का 7, डिफरेंस कितना आएगा? s क्या आएगा? 18 दूनी 36, 36 और 21 का डिफरेंस कितना आएगा? 15। तो सन की एज कितनी आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं, दोनों इक्वेशन को हटा लिया। अब ये वैल्यू आप कहीं भी रख लो, चाहे पहली इक्वेशन में रख लो चाहे दूसरी में, फादर की एज आ जाएगी। अगर मैं पहली इक्वेशन देखूं, ये पहली इक्वेशन है हमारी, ये वाली है ना। यहां अगर सन की एज रखूं 15, तो क्या आएगा? फादर सन की एज रखेंगे 15, 15 तिया बराबर 18, तो फादर की एज आ जाएगी माइनस 45, उधर जाएगा कितना? 63, 45 प्लस 18, तो सन की एज 15 है, फादर की 63 है। दोनों की एज का डिफरेंस आएगा 63 और 15 का डिफरेंस कितना आ गया? 48 आंसर है। मस्त। तो इस लेवल की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 22वां सवाल, 29 और b का थर्ड प्रोपोर्शनल c है। b पहली 3 सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। b इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल
नंबर्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी अप्रोक्स में आपको बताना है। देखो बी क्या है, सवाल में सीधा सीधा बोल रहा है कि बी पहले 3 नेचुरल नंबर का योग है। पहले 3 नेचुरल नंबर कौन कौन से? इवन नेचुरल नंबर। बी इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर, यानी कि पॉजिटिव इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 6। तो 2 + 4 + 6 कितना आ गया? 12। बी का मान 12 आ गया। आपको सी का मान निकालना है। सवाल में कह रहा है 29 और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल सी, बी का मान 12 आ गया। तो 29 और 12 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 12² / 29। ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल b² / a होता है, तो 144 को 29 से भाग देंगे तो 29 पंजे 145 होता है, यानी कि 5 से हल्का कम आएगा। क्या आंसर है? 144 को 29 से भाग देना है, 29 पंजे 145 होता है, 5 से हल्का कम आएगा। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 23। बताइए। ए बूस्टर पंप कैन बी यूज्ड फॉर फिलिंग एज वेल एज फॉर एम्प्टीइंग ए टैंक। एक बूस्टर पंप है, इससे आप एक टैंक भर भी सकते हो और खाली भी कर सकते हो, दोनों काम हो जाएंगे। कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 1800 मीटर क्यूब। टैंक की कैपेसिटी 1800 मीटर क्यूब है। एम्प्टीइंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन इट्स फिलिंग कैपेसिटी। बहुत बढ़िया। देखो एक पंप से आप एक टैंक खाली भी कर सकते हो और भर भी सकते हो, यही है ना। तो सवाल में यह बोला है कि इस पंप की खाली करने की जो कैपेसिटी है वो भरने की कैपेसिटी से 10 मीटर क्यूब पर मिनट ज्यादा है। जाहिर सी बात है, खाली करने का काम जल्दी होता है, भरने का काम स्लो होता है। ठीक है ना बच्चे? ओके। द पंप नीड्स 6 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट नीड्स टू फिल इट। और इस पंप से टैंक खाली करने में भरने की तुलना में 6 मिनट समय कम लगता है। ये तो बोला सवाल में। देखो अगर टैंक की खाली करने की कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये जो पंप है टैंक खाली जल्दी करेगा, यही तो सवाल में बोला है। पंप नीड्स 6 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट नीड्स टू फिल इट। भरने में जितना समय लगता है खाली करने में उससे 6 मिनट समय कम लगता है। तो आपसे पूछा पंप की फिलिंग कैपेसिटी क्या है, पंप की फिलिंग कैपेसिटी क्या है ये बताइए। ठीक है बच्चों, करो। यहां पे हिंदी में गड़बड़ है, ये हिंदी में उल्टा लिख दिया। टैंक को भरने में जितना समय लगता है उसे खाली करने में 6 मिनट समय कम लगता है। ठीक है ना? अब ठीक है, बताइए बच्चे। ये सवाल मैं पहले भी करा चुका हूं, रेलवे एनटीपीसी के मैंने बेस्ट क्वेश्चन करा रखे हैं ना, उसमें भी। इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका हमेशा ऑप्शन अप्रोच है। अगर आप एक्स या मान के करोगे तो सवाल लेंदी होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी सवाल में। भाई हम जो टैंक खाली कर रहे हैं उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है? 1800 मीटर क्यूब, यही है ना बच्चे। आपसे पूछा पंप की भरने की कैपेसिटी कितनी है। मान लीजिए जैसे मैंने 65 मान लिया। क्या मान लिया? कि भरने की कैपेसिटी है 65, तो खाली करने की कितनी होगी? 75। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ पंप इन मीटर क्यूब पर मिनट। अगर भरने की 65 मान ली तो खाली करने की 75। तो आप बताओ टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? 1800 मीटर क्यूब टैंक को अगर आप 65 की स्पीड से भरोगे, 65 मीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड से भरने में इतना समय लगेगा। 1800 को 65 से भाग करेंगे तो क्या सड़ा हुआ नंबर नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि जब ये डिवाइड ही नहीं होगा सही से तो टाइम का डिफरेंस 6 मिनट कैसे आ पाएगा? तो आप हमेशा वो ऑप्शन उठाओ जहां नीचे कोई सड़ा हुआ नंबर ना बने, यानी कि ऐसी संख्या जो 1800 को आसानी से क्या करती हो? डिवाइड। इसलिए मैंने 65 हटा दिया। अब आया जी 50। अगर फिलिंग कैपेसिटी 50 मीटर क्यूब पर मिनट मानते हैं तो खाली करने की कैपेसिटी क्या आएगी? 60 मीटर क्यूब पर मिनट। आप बताओ 1800 मीटर क्यूब 50 की कैपेसिटी से भरने में कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 36 मिनट लगेगा। और यही 1800 मीटर क्यूब अगर 60 मीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड से खाली करेंगे, कितने? 60 मीटर क्यूब पर मिनट की स्पीड से खाली करेंगे तो खाली करने में कितना समय लगेगा? 1800/60 यानी कि
30 मिनट लगेगा खाली करने में, तो खाली करने में जो टाइम लगा वो भरने वाले समय से 6 मिनट कम है। सेट हो गया, यानी कि आंसर क्या है? आई ना बात समझ में? तो बेस्ट तरीका क्या रहा सवाल को करने का? ऑप्शन अप्रोच। ठीक है ना? जो ऑप्शन दे उनका यूज करो। पहली संख्या का 66% दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का रेशियो ज्ञात कीजिए। देखो ये सवाल भी आया हुआ है। पहली संख्या का 66% बराबर पहली संख्या ए मान ली, दूसरी संख्या बी, दूसरी संख्या के 3/5 के बराबर है। 3/5 क्या होता है? 60%। या तो दोनों तरफ फ्रैक्शन में कर लो या परसेंटेज में कर लो। तो दोनों संख्याओं का रेशियो क्या है बेटा? 6 से काटेंगे, 6 से 66 11 बार, 6 से 60 10 बार, तो ए से बी का रेशियो आएगा 10 रेशियो खत्म। आगे चलेंगे, ये बताइएगा। पाइप ए किसी टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 28 घंटे में भर सकता है, सी 11 घंटे में भर सकता है। अगर वो एक साथ चालू कर दी जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ये सवाल है। देखो सवाल एकदम नॉर्मल है। ए एक टैंक भर सकता है 18 घंटे में, बी भर सकता है कितने? 28 घंटे में। सी कितने टाइम में भरेगा? 11 घंटे में। है कि नहीं सचिन? पूछा है सब एक साथ चालू कर दे जाए तो उस टैंक को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। सवाल बहुत आसान है, आप एलसीएम लीजिए, सबकी एफिशिएंसी निकालिए, आंसर आ जाएगा ना। लेकिन इनका एलसीएम ही अपने आप में काफी बड़ा आएगा। ठीक है ना बच्चों? है कि नहीं सचिन? ऐसे बहुत सारे सवाल आ रखे, मैं आपको कई बार करा चुका हूं प्यारे भाई, और मैंने टेक्निक आपको याद भी करवा दी है कि ऐसे सवालों को हमेशा बनाओ ऑप्शन से, जानबूझ के। कितने गंदे ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन की शकल देखो कितनी दूर दूर है, बहुत दूर दूर है कि नहीं ऑप्शन। यानी कि आप सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन मत करो, क्या करो? अप्रोक्स। आप ये मान लो कि जैसे पाइप सी अकेले 11 घंटे में भर रहा है, अकेले 11 घंटे में, तो 3 पाइप मिलकर तो 11 घंटे से कम में ही भर देंगे, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी तो 11 के करीब ही है। अगर अकेला पाइप सी 11 घंटे में टैंक भर रहा है, ये 2 पाइप और चालू कर दो तो तीनों मिलकर तो 11 घंटे से कम में ही भर लेंगे कि नहीं? तो 11 से कम ही आएगा। ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है, यानी कि या तो आंसर ए है या बी है। यही है बच्चों, है कि नहीं सचिन? अब बताओ इनमें से कौन सा आंसर? इनमें भी काफी फर्क है। ये 5 घंटे 7 घंटे 2 घंटे का फर्क बहुत होता है। आप मुझे बताओ कि ए और बी अप्रोक्स पाइप भरने में कितना समय लेंगे? ए और बी, ए 18 घंटे में भरता है, बी 28 घंटे में, दोनों मिलकर भरेंगे 18 गुणा 28 बटे 18 प्लस 28, 18 प्लस 28 यानी कि 46। ये आ जाएगा ना इतने घंटे में। आप बताओ ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? लगभग लगभग बता दो। ये आ जाएगा जी 560 से 56 कम, 500 आ गया ना। ये 560 से 56 कम 504 आ गया। 504 को अगर 46 से भाग करूंगा तो 46 दूसरा 460 आता है, अप्रोक्स 11 घंटे आ गया। यानी कि पाइप ए और बी मिलकर अप्रोक्स 11 घंटे में टंकी भरेंगे। कहीं से आप इनसे पकड़ लो, कहीं से भी आ जाएगा। ए और बी अगर 11 घंटे में भर रहे हैं, आप बताओ, इतना भूल जाओ सवाल। अब आप ये देख लो यहां पे कि दो पाइप ए और बी मिलकर टंकी भर रहे हैं कितने में? 11 घंटे में। और सी भी अकेले भर रहा है 11 घंटे में। तो अगर ये तीनों मिल जाए तो 11 11 का आधा लगभग 5.5 घंटे के करीब आंसर आएगा कि नहीं? यानी कि आंसर क्या है? इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में नहीं है करने का, है कि नहीं सचिन? कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, नथिंग। आइए अगला सवाल। एक ईंट की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इतनी बड़ी बड़ी ईंट, ये 5 मीटर की लंबी ईंट कहां से मिली इसे? हैं? अच्छा सीमेंट वाली होगी ये। 15 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए ऐसी कितनी ईंटों का उपयोग किया जाएगा? आ रहा है सवाल। देखो लेटेस्ट रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन है भाई। एक दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, कैसे निकालेंगे? दीवार के वॉल्यूम को एक ईंट के वॉल्यूम से भाग दे दो। दीवार का वॉल्यूम कितना है भाई? 15 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी, 4 मीटर ऊंची, सब कुछ मीटर में, ये दीवार का वॉल्यूम है। एक ईंट का वॉल्यूम क्या है? 5 मीटर लंबी है, ईंट 4 मीटर ऊंची है, और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, सॉरी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, है ना? 3 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है मीटर में? 0.03 मीटर।
सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, 100 से भाग कर देंगे, 0.03 मीटर। अब बताइए बच्चों, देखो 5 और 20 से तो 20 ही कट गया, दशमलव से 2 जीरो, तो क्या आ गया मेरे भाई, 2000 आ गया। 15 चौका 6000/3, 2000 आ गया। क्या आंसर है, 2000 ईंटें लगेंगी, बात खत्म। आगे चलते हैं, ये बताइए 27वां क्वेश्चन। 41 संख्याओं का एवरेज 58 है, पहली 16 संख्याओं का एवरेज 46 है, लास्ट की 26 संख्याओं का एवरेज 66 है। अगर स्टार्टिंग से 16वीं संख्या को हटा दिया जाए तो बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा, बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ये सवाल है। बताओ दोस्त, कौन करेगा। टोटल कितनी संख्याएं हैं, 41 है कि नहीं सचिन। 41 संख्याओं में पहली 16 और लास्ट की 26, तो 16 प्लस 26 तो 42 हो गई। लेकिन संख्या कुल है कितनी, यानी कि जो 16वीं संख्या है 2 बार रिपीट हो रही है, ये फर्स्ट 16 में भी आ रही है और लास्ट 26 में भी आ रही है। तो ये वो मॉडल है जब आप एक संख्या को 2 टाइम्स रिपीट कर लेते हो। 41 संख्याओं में पहली 16 और आखिरी 26, तो टोटल 42 हो गया ना, है ना बच्चे। तो ये 16वीं संख्या जो है ये 2 बार रिपीट हो रही है। मान लो अगर इसी सवाल में आपसे 16th नंबर पूछ लिया जाता, 16th नंबर, ये भी तो पूछ सकता है ना, बताओ वो क्या होता। 41 संख्याओं का एवरेज 58 है, तो 16वीं संख्या भी 58 होगी। आपको क्या निकालना है, डेविएशन। क्या निकालना है बच्चों, डेविएशन। 41 संख्याओं का एवरेज 58 है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरी कैलकुलेशन मत करिए। पहली 16 संख्याओं का एवरेज कितना है, 46, तो 58 से 46 कितना कम है, 12 कम है। 16 संख्याओं का एवरेज क्या कितना कम है, 12 कम है। लास्ट की 26 संख्याओं का एवरेज है 66, तो 58 से 66 कितना ज्यादा है, 58 से 66 कितना ज्यादा है, 8। तो लास्ट की 26 संख्याओं का एवरेज, लास्ट की 26 संख्याओं का एवरेज 8 ज्यादा है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, डेविएशन। क्या आ जाएगा भाई यहां पे, माइनस का 192 और 26 अट्ठे कितना आ जाएगा, 208। 13 अट्ठे 104 दूनी 208 हो गया ना। तो कितना आ जाएगा प्यारे भाई, 16। तो डेविएशन आ गया 16। तो अगर आपसे 16th नंबर पूछा होता, ये जो भी डेविएशन आ रहा है ये आप इसमें एग्जैक्ट ऐड कर देंगे, है ना। डेविएशन को सीधा एग्जैक्ट ऐड कर देंगे, ये आ गई 16वीं संख्या। आई ना बात समझ में। यहां आपको डेविएशन को मेरे प्यारे भाई रिवर्स नहीं करना है साइन, ठीक है ना बच्चों। अगर रिपीट हो रही है एक कॉमन संख्या तो जो भी डेविएशन आ रहा है उसको एज इट इज आपको ऐड कर देना है। ये ट्रिक याद कर लीजिए, बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल एक नंबर और आगे चला गया कि भाई अगर इन 41 संख्याओं में 41 संख्याओं का एवरेज कितना है, 58, एक संख्या हटा दी जाए, कौन सी, 16वीं संख्या, तो बची संख्याओं का एवरेज क्या होगा। 16वीं जो संख्या है वो एवरेज 58 से कितना ज्यादा है, 16। 16वीं जो संख्या है वो एवरेज से कितना ज्यादा है, 16। तो 16वीं संख्या अगर हटाओगे तो 16 का नुकसान होगा, इसको हटाने से 16 का नुकसान होगा। संख्याएं 41 है, एक अपने हटा दी तो संख्या बची कितनी, 40 नंबर। इस 16 के नुकसान को 40 नंबर आपस में बांट लेंगे तो एवरेज कितना कम हो जाएगा, 16 बटे यानी कि 0.4, और 58 में से 0.4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 57 पॉइंट। तो ये आ जाएगा न्यू एवरेज 57 पॉइंट। कोई डाउट, बढ़िया सवाल, लेकिन उससे भी गजब का क्या सिखाया, मेथड। आइए अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 28। अमित ने समान धनराशि को सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश किया। दोनों धनराशि के लिए निवेश की अवधि 2 साल थी। दोनों धनराशि के लिए समान ब्याज की दर 4% थी, ठीक है ना भाई। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याज में 45 रुपए का अंतर था। निवेश की गई प्रत्येक धनराशि कितनी थी, यह सवाल है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत, ध्यान से सुनेगा भाई, भाई इसमें कुछ भी नहीं है। अमित ने सेम पैसा इन्वेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी, सिंपल इंटरेस्ट पर भी। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। ब्याज की दर जो है वो समान थी, कितनी, 4%। अगर ब्याज की दर 4% है तो मुझे बताओ 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस क्या होगा। अगर ब्याज की दर 4% है तो 2 साल के CI और 2 साल के SI का डिफरेंस कितना होगा,
आर स्क्वायर बटे 100%, यही आएगा ना, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 बटे 100, 0.16%। तो 0.16% की वैल्यू दी है सवाल में, है ना। अंत में उसे प्राप्त हुए दोनों ब्याज में 45 रुपए का अंतर था। 2 साल के सी और एसआई का डिफरेंस दिया है ना आपको, तो 0.16% की वैल्यू 45 रुपए है। और आपसे क्या पूछा, इन्वेस्ट की गई धनराशि यानी कि 100% की वैल्यू, ये पूछा है। सिंपल कैलकुलेशन। हम कैलकुलेशन करें क्यों, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा कितना भी करते रहो 45 में 9 तो आ ही रहा है, 9 का मल्टीपल तो आएगा ही, आंसर आएगा ना। तो 9 का मल्टीपल आना चाहिए। आप क्या निकालो यहां पे, डिजिटल सम, 2 7 9 3 7 2 7 9 3 7 10 5 15, ये नहीं है, 2 7 9 2 2 4 5 9, ये हो सकता है। 8 1 9 2 2 4 5 9, ये भी हो सकता है। 4 5 9 8 7 15 और 2 खत्म। यानी कि या तो आपका आंसर बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, बताइए। 0.16% की वैल्यू 45 रुपए है, तो 1% कितना आएगा, 45 बटे 0.16, ये आएगा ना। 100% कितना आएगा, गुणा 100। अगर यहां डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएगा। अब बताओ 16 से 10 हार कितना जाएगा, ये बताइए। 16 से 10 हार जाएगा 625, 625 अट्ठे 5000, 625 16 10,000, 625 गुणा 16 10,000, याद होना चाहिए। 625 अट्ठे 5000, 625 गुणा 16 10,000, तो 45 गुणा 625 आएगा 625, यानी कि 125 का मल्टीपल। 625 का मतलब 125 का मल्टीपल, तो 125 से ये नंबर कटेगा ही नहीं, यानी कि आंसर क्या आएगा, केवल, खत्म। कोई दिक्कत आई। एक त्रिभुज की भुजाएं 33, 56 और 65 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की दूरी क्या है। अगर किसी त्रिभुज की भुजाएं 33, 56, 65 है तो वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर, और ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट करते हैं, और सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होती है, समकोण त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के बीच की जो दूरी होती है, उसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, क्या, जो भी हाइपोटीनियस है, हाइपोटीनियस बटे 3, 65 बटे, आए ना बात समझ में। 65 बटे 3 क्या आएगा, अप्रोक्स 21.66 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। राइट एंगल ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच की दूरी क्या होगी, हाइपोटीनियस बटे 3। आगे सवाल नंबर 30, आज के टेस्ट का आखिरी सवाल, बताओ बच्चों क्या बताना है। फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ द सोरघम, क्या है ये, सोरघम ईयर हेड्स गिवन इन द टेबल बिलो, फाइंड द मीडियन। मीडियन बतानी है ना, ऐसे बोल। वेट, ये क्या बताया मेरे प्यारे भाई, वेट्स ऑफ ईयर हेड्स। देखो एक कंपनी क्या बनाती है, कुछ ईयर हेड बना रही है कंपनी, है ना। तो उस ईयर हेड का जो वेट है वो 60 से 80, क्या है ये, ग्राम है ना। 60 से 80 ग्राम के बीच में ईयर हेड की संख्या 22 है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। 80 और 100 के बीच, 80 और 100 ग्राम के बीच में कितनी ईयर हेड है, 38, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये क्या दे रखा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कितना दयालु एग्जामिनर है, बताओ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक आपको दी है, संचयी बारंबारता। आपसे क्या पूछी है, मीडियन। तो आप मुझे बताओ किसी की मीडियन कैसे निकालेंगे, किसी डेटा सेट की। तो क्या कॉन्सेप्ट है, L प्लस N/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बटे फ्रीक्वेंसी इंटू H। लेकिन ये तो तब लगाओगे ना फॉर्मूला जब आपको पता हो। आप बताइए, यहां पे ये फ्रीक्वेंसी है, सारी फ्रीक्वेंसी को टोटल जोड़ के क्या दे रखा, 164। 164 क्या है, आपके N की वैल्यू है ना। ये भी यहां भी टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब जोड़ते जाना है। 22 है, 22 प्लस 38 60 है ना, 60 प्लस 45 105, जोड़ते जाना है। तो आखिर में जो आएगा 164, वही क्या आएगा, N। अब आप बताओ, N आ गया 164, तो N का आधा कितना है, 82। 164 का आधा 82, तो 82 से जस्ट बड़ी मीडियन क्लास किसकी है, 82 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये वाली क्लास की, 105। 82 से जस्ट अगला नंबर देखना है,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी मिल रही है? 105। यानी कि ये क्या है आपकी मीडियन क्लास। क्या है बच्चों? ये मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास हो गई। और मीडियन क्लास 100 से 120 ग्राम के बीच में, इसकी लोअर लिमिट ये क्या आ गई आपकी? एल की वैल्यू। आई ना बात समझ में? मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की आपको क्या लेनी है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60। ठीक है बच्चे? मीडियन क्लास की आपको लेनी है फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ 45। मीडियन क्लास की आपको क्या लेनी है? फ्रीक्वेंसी एफ 45। और ये सारी वैल्यू उठा के यहां रख दो। आया ना बच्चों? तो एल कितना आ गया? 100। 100 से बड़ा आंसर आएगा, सारे बड़े। 100 प्लस n/2 कितना है? 82। 82 में से आप क्या घटाओगे? 82 में से 60 घटाओगे तो 22 बटे एफ कितना आ गया? 45 इंटू एच। एच यानी कि क्लास इंटरवल 60, 80, 80, 100 सबके बीच में कितना गैप है? 20, 20 का। तो एच की जगह क्या रखोगे आप? 20। ये आ गया। तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 100 प्लस 440 बटे 45, है ना? 440 बटे 45, या काट ही लेते हैं प्यारे बच्चों। ये किससे चला जाएगा आपका? 5 से। 5 चौक 20 और 5 नाम तो आएगा 88 बटे 9। 22 चौक 88 बटे 9। 88 को अगर आप 9 से भाग करेंगे तो 9 नाम 81। उसके बाद कितना बच जाएगा आपका? 7। 10 लगा के 0 बढ़ा लेंगे तो 9 72, है ना? तो अप्रोक्स 109.8 के करीब आएगा। तो क्या आंसर होगा? ये वाला आंसर है कि नहीं? 109.8 ग्राम वजन आ गया मीडियन। ठीक है जी? तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी आनी चाहिए। ये जो CF लेना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। F जो लेना है वो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है बच्चों? लेटेस्ट सवाल है, आपको करना चाहिए। ठीक है बच्चों? इसी के साथ आज का धांसू टेस्ट पेपर समाप्त होता है, जिसने आपकी बखिया उधेड़ दी होंगी। आपने इसमें कितने सवाल ठीक कर लिए? आपको सवाल, उनके सॉल्यूशन, मेरा तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं प्यारे भाई। ठीक है जी? ये एक सवाल ये भी काफी बार आया हुआ है पेपर में, आसान ही है। चलिए, ये आपका होमवर्क है। इस सवाल का आंसर सभी बच्चे मुझे कमेंट में करके बताओ। ठीक है जी? और किसी बच्चे को अगर ज्वाइन करना है तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर रेलवे फाउंडेशन बैच की तैयारी अभी से कर सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।